Hello students, a very good morning to all of you and a very warm welcome to your maths classes. In your doubt, the first question that you have asked is question number 24 of exercise 7.1. क्वेश्चन है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि ए बी और सी डी बराबर दिया गया है. ऑल्सो देर इज अ पॉइंट ओ इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल सच दैट ओ ए इक्वल्स टू ओ डी एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ सी. वी हैव टू प्रूव दैट बी सी इज पैरेलल टू ए सी ए डी. तो अभी हम ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. सी, जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी वो इस तरीके से बनेगा. सो ये क्वेश्चंस आपको पहले ही पीडीएफ में भेजे जा चुके हैं, तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, जो भी आपने डाउट्स में पूछा है. तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है ए बी सी डी. इस क्वाड्रिलेटरल में आपको जो चीजें इक्वल दी गई हैं, यानी कि जो गिवन है, वो पहली चीज है कि ए बी और सी डी आपस में इक्वल हैं. ए बी, ये है ए बी और ये है सी डी, ये दोनों आपस में इक्वल हैं. फिर अगली चीज ओ ए ओ डी के इक्वल है, ओ बी ओ सी के इक्वल है. आपको दिखाना है कि ए डी और बी सी ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है. सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल ओ डी सी ओ ए बी. इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे. कैसे? ये दोनों पहला साइड इक्वल दिया है, दूसरा दिया है और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये दोनों इक्वल हो गए. यहां से हमें मिलेगा कि एंगल 2 एंगल 7 के बराबर है और एंगल 3 जो है वो एंगल 6 के बराबर है. एंगल 2 एंगल 7 के बराबर है और एंगल 3 जो है वो एंगल 6 के बराबर. अब ट्रायंगल ओ ए डी में ओ डी और ए ओ ये चीज और ये दोनों बराबर है, यानी कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो एंगल 1 और एंगल 8 इक्वल होगा. इसी तरीके से इस ट्रायंगल में एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल होगा. अब इसको हमने स्टेटमेंट 1, 2 और 3 लिख दिया है. आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्री होता है. तो इस क्वाड्रिलेटरल में भी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360. अब एंगल ए की वैल्यू कितनी है? एंगल 8 प्लस एंगल 7. ऐसे ही एंगल बी की वैल्यू कितनी है? एंगल 6 प्लस एंगल 5. वो चीजें हमने लिख दी है. फिर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट का यूज करके हमें मिलेगा कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 360. तो यहाँ का जो 2 है उसको हमने यहाँ डिनोमिनेटर में भेज दिया और हमें वैल्यू मिल गई कितनी? 80. अब एंगल 5 और 6 को ऐड करने पे हमें मिलेगा एंगल सी बी ए और एंगल 7 8 ऐड करने पे हमें मिलेगा बी ए डी. तो इस तरीके से हमें मिल गया कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, यानी कि एंगल बी ए डी, ये डायग्राम एंगल बी ए डी, ये एंगल बराबर है 180 माइनस दिस, यानी कि इसका मेजर और इसका मेजर हमने इक्वल दिखा दिया. दैट इज एंगल बी ए डी इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल सी बी ए, और ये चीज बराबर है एंगल सी बी ई के. दोनों इक्वल हो गए और डायग्राम से आप ये देख सकते हैं कि दोनों कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. तो यहां से हमें मिल जाएगा कि ए डी और बी सी आपस में पैरेलल है. इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 है. आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और आपको 3 पार्ट्स दिए हैं, वो तीनों पार्ट्स आपको प्रूव करने हैं. तो इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है हमारे पास, और इस डायग्राम में आपको दिया गया है कि ए बी ए डी के बराबर है, बी सी डी बी सी के बराबर है. एंगल्स को हमने नाम दिया हुआ है 1 2 3 4. पहले पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि ए सी बाइसेक्ट्स ईच ऑफ एंगल ए एंड सी, यानी कि ये ए सी जो है वो दोनों एंगल्स को इनको बाइसेक्ट कर रहा है. तो कोई भी एक बार में हम दिखा देंगे, दूसरे को हम सिमिलरली करके लिख देंगे. नाउ लेट अस सपोज ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी में, ए बी सी ए डी सी में इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं. कैसे? ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये कॉमन कॉन्ग्रुएंट होगा. यहां से हमें क्या मिलेंगी? 2 चीजें मिलेंगी. एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 बाई सीपीसीटी. ये दोनों पॉइंट्स मिल गए. ये हमारा स्टेटमेंट 1 हो गया. दैट इज ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल सी. क्यों? क्योंकि हमने क्या दिखा दिया कि एंगल 1 एंगल 2 बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 बराबर है, यानी कि ये लाइन जो है वो इस एंगल को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है. यही पहला पॉइंट था हमारा.
अब दूसरा पॉइंट है, आपको शो करना है कि बीई और ईडी आपस में इक्वल है। अगेन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम ये दोनों ट्रायंगल्स लेंगे, इनको कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए डी ई, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे? ये साइड सेम है, ये एंगल सेम है, ये साइड सेम है, यानी कि एस ए एस एक्सियम से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो सीपी सीटी से बीई और ईडी इक्वल हो जाएगा। तीसरा पार्ट है एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी ये बराबर होना चाहिए। तो जो पहले पार्ट में हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, वहीं से सीपीसीटी के थ्रू ये एंगल और ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगली चीज आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या आप ये कह सकते हैं कि एई और ईसी इक्वल हैं? तो क्योंकि हमें ट्रायंगल एईडी और ट्रायंगल सीईडी के कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हम नहीं कुछ कह सकते, यानी कि वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो इस वजह से हम कुछ भी नहीं कह सकते कि ये इक्वल है या नहीं, यानी कि ये वैल्यू एक्चुअली इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल है? क्योंकि एई और ईसी जिन दो ट्रायंगल्स का हिस्सा है, वो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। एबीसीडी एक स्क्वायर है, पी और क्यू पॉइंट्स है डीसी और बीसी पे। इस तरीके से आपको दो चीजें हैं, दोनों चीजें आपको प्रूव करनी है। तो इस तरीके से हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हमारे पास एबीसीडी एक स्क्वायर है, यानी कि चारों साइड्स आपस में क्या है? इक्वल है, यहाँ लिखा हुआ है। अगली चीज, दो पॉइंट्स है पी और क्यू। इस तरीके से डायग्राम आपका बना हुआ है। अब पहले पार्ट में हमें दिखाना है कि ट्रायंगल एडीपी और ट्रायंगल डीसीक्यू ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स लेंगे, ट्रायंगल एडीपी और ट्रायंगल डीसीक्यू। इन दोनों ट्रायंगल्स में सबसे पहली चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एडी और डीसी इक्वल है, क्योंकि ये एक स्क्वायर है। अगली चीज, एपी और डीक्यू क्वेश्चन में दिया गया है कि इक्वल है, तो ये चीज हो गई। और एंगल डी और एंगल सी ये आपस में बराबर है 90 डिग्री के, क्योंकि एबीसीडी एक स्क्वायर है। तो इन सारी प्रॉपर्टीज को, इन तीनों चीजों को हम कंबाइन करके कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये पहला पार्ट हो गया। अगले पार्ट में आपको प्रूफ करना है कि एंगल डी एम पी 90 डिग्री है। ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। उसके लिए हमने क्या किया, एंगल्स को नाम दे दिया। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि एडीपी और डीसीक्यू दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो सीपीसीटी से हमें मिल जाएगा कि एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल है। नाउ वी हैव एंगल डीएमपी इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। यहां देख सकते हैं आप डायग्राम में, ये है डीएमपी, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा, यानी कि 1 + 2 एंगल 1 + एंगल 2 विल बी द वैल्यू ऑफ डीएमपी। तो वहीं से हमने एंगल 1 + एंगल 2 लिखा। अब क्योंकि एंगल 1 और 3 बराबर है, 1 की जगह पे हमने 3 लिखा, और एंगल 3 + एंगल 2, एंगल 3 + 2 क्या है? एंगल डी के बराबर है, जो कि 90 डिग्री है। तो हमें क्या मिल गया कि एंगल डीएमपी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। From exercise 10.1, the question that you have asked is question number 26. Prove that the line joining the midpoint of a chord to the center of a circle passes through the midpoint of corresponding minor arc. इस तरीके का डायग्राम बनाएंगे हम क्वेश्चन में। OM है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस कॉर्ड की सेंटर से। आपको शो करना है कि अगर हम इस कॉर्ड को बढ़ाते हैं तो जो दो आर्क्स बनते हैं AP और PB, ये आपस में इक्वल होंगे। एक कंस्ट्रक्शन में हमने OA को ज्वाइन किया, OB को ज्वाइन किया, हमारे पास दो ट्रायंगल्स हो गए, ट्रायंगल OAM और ट्रायंगल OBM। इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कैसे? OA इक्वल्स टू OB, AM इक्वल्स टू BM। हमें पता है कि सेंटर से अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो AM इक्वल्स टू MB हो गया। अगली चीज, OM कॉमन है, तो इन तीनों प्रॉपर्टीज की वजह से दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। सीपीसीटी से एंगल AOM इक्वल्स टू एंगल BOM, यानी कि दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए।
अब आपने पढ़ा है कि इक्वल आर्क जो होते हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है यानी कि इसके सामने का आर्क भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी कि मेजर ऑफ एपी और पीबी दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। दैट इज एपी आर्क और आर्क पीबी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे या सेम हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि अगर सेंटर से लाइन हम कॉर्ड पे ड्रॉ करते हैं, कॉर्ड के सेंटर के पे, और उसको हम बढ़ा के आर्क पे ज्वाइन करते हैं, तो वो मिड पॉइंट होगा आर्क का, यानी कि एपी और पीवी का मेजर बराबर है। लास्ट क्वेश्चन जो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 27 फ्रॉम एक्सरसाइज 10.1। द हाइट ऑफ एन आर्च इज 2 मीटर और ब्रेथ है 20 मीटर्स। बिना रेडियस चेंज किए हमने ब्रेथ ले लिया है 48 मीटर्स और आपको नई हाइट निकालनी है। तो क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम इस तरीके का बनेगा। आपको दिया गया है कि एनपी हमारा जो आर्क है वो है सीपीडी, ये हमारा आर्क है जहां पर एनपी की वैल्यू आपको दी है 2 मीटर्स, यानी इसकी हाइट जो है आर्क की हाइट दैट इज इक्वल टू 2 मीटर्स। ए बी आपको दिया गया है 48 मीटर्स, तो अगर उसका हम आधा करते हैं ए एम हो जाएगा 48/2 दैट इज 24। सी डी आपको दिया 20 मीटर्स, हाफ कर देंगे सी एन आ जाएगा 10 मीटर्स। यहां तक क्लियरली हमें स्टेप बाय स्टेप समझना है, तो यहां तक कोई डाउट नहीं है। अगली चीज, मान लेते हैं सर्कल का रेडियस आर है, तो ओसी भी रेडियस है और ओए भी रेडियस है। ओए, ओसी और ओपी तीनों ही रेडियस हैं। मान लेते हैं ओपी की लेंथ आर है, क्योंकि ये रेडियस है इसको हमने क्या मान लिया, आर मान लिया। तो ओ एन कितना हो जाएगा, R-2, क्योंकि एनपी 2 है, तो ये जब ये डिस्टेंस निकालेंगे तो पूरे में से हमें 2 को माइनस करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट आ गया। अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ओ ए एम और ओ सी एन, दोनों में रेडियस वाली वैल्यू बराबर है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके पहले इस ट्रायंगल में यानी कि ट्रायंगल ओ सी एन में सीओ का स्क्वायर बराबर होगा सी एन के स्क्वायर के प्लस एनओ के स्क्वायर के। सी एन का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, एनओ R-2 का स्क्वायर और ये आर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4r इज इक्वल टू 104 और यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 26 मीटर। अब हम क्या करेंगे कि ट्राइंगल ओ ए एम में ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस एमओ स्क्वायर, सिंपली हम पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके बाद हमें यहाँ से मिल जाएगा ओ ए की वैल्यू 26 है, ए एम की वैल्यू 24 है और एमओ की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। सिंप्लीफाई करके हमने कैलकुलेट किया, वैल्यू कितनी आ गई 10। तो अब हमारे पास डायग्राम के हिसाब से क्या चीज है, एनपी जो है वो 2 के बराबर है, ओ एम 10 के बराबर है। आपको पता है कि पूरा रेडियस जो है, अभी हमने आर की वैल्यू निकाली वो कितनी थी 26। आपको निकालनी हाइट ऑफ द आर्क, यानी कि एमपी की लेंथ कैलकुलेट करनी है, कितनी हो जाएगी, ओपी में से हमें ओएम को माइनस करना पड़ेगा, 26 माइनस 10, 26 minus 10 that is 16 meters. So the height of the arc for the new breath will be equal to 16 meters. तो इसी तरीके से आगे के जो क्वेश्चंस हैं सर्कल चैप्टर के वो हम 1 by 1 वीडियोस के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है हीरोन्स फॉर्मूला, अगला चैप्टर। तो आप उस चैप्टर की जो लेक्चर है उसको देखिए, उसमें जो फॉर्मूले हैं उनको ध्यान में रखिए और सर्कल के क्वेश्चंस लगाते रहिए। आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अभी कुछ कैसे क्वेश्चंस हैं जो हमने डिस्कस नहीं किए हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।